ठीक है, चलो सर देखो, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को क्या बोला जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये भी एग्जाम में आता है कि किसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया बोला जाता है। ठीक है, तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है, किसे बोला जाता है? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। ये आई कब थी? तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है ना। ये तो बहुत ही मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन होंगे, समझे है ना, ये तो याद ही रहता है सबको। लेकिन पंचायत राज के बारे में डीपीएसपी में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 40 में, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में लिखा लिखा गया है या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है ना, मतलब आर्टिकल 40 डीपीएसपी में लिखा गया है या लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है ना, उसके बारे में लिखा गया है। अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा आर्टिकल हो मानिए कि 42 हो, 41 हो, 44 हो और 40 हो, आप पूछे कि कौन सा आर्टिकल में तुम्हारा ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, ये लिखा हुआ है, तो हो जाएगा आर्टिकल 42, सॉरी आर्टिकल 40, है ना। और फिर उसके बाद कौन सा, ये आर्टिकल 40 क्या है? तो ये एक डीपीएसपी है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पहली कौन ऐसी स्टेट थी जहां पर तुम्हारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया गया था? तो वो था राजस्थान की नगौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पहली बार जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया है तो स्टेट का नाम क्या है? राजस्थान। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो नगौर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान नगौर डिस्ट्रिक्ट। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? तो पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कब कब इसका डेट क्या है? तो इसको गांधी जी के, तुम देख सकती हो बर्थ के, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो थे ना वो गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे, तो उन्हीं के बर्थ में, और गांधी जी ये बहुत ज्यादा मतलब वो सपोर्ट भी करते थे विलेज ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को। ठीक है ना, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करते थे, इसलिए उन्हीं के बर्थ के दिन इसलिए उन्हीं के बर्थ के दिन तुम्हारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज नहीं आएगी तो बोलना तुम लोग मुझे, या कोई भी डिस्टरबेंस वगैरह आएगा तो। ठीक है, एक हो गया ये सारा ही याद करने का। एक तो पंचायत राज को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है रूरल एरिया। कौन सा अमेंडमेंट है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 40। क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत होना चाहिए। पहली कौन सी स्टेट है जहां पे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आई थी? तो नगौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? तो तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। कब, डेट क्या है? 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद एक और देखना, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो लॉर्ड रिपेन को बोलते हैं, क्योंकि लॉर्ड रिपेन एक रिजोल्यूशन लाया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड, जिसको मागना कार्टा भी बोला जाता है। 1882 में इन्होंने लाया था मागना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड रिपेन, इसलिए लॉर्ड रिपेन को फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, याद रख लो लॉर्ड रिपन को। ये वाला पेज क्लियर हो गया तो बताओ, मैं दूसरा पेज को चेंज करूंगी। अभी मैं क्लास कराने के बाद सारा पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लेना। मैं इसलिए नहीं कर रही थी ना, सेंड नहीं कर रही थी, एक्चुअली मेरा थोड़ा तबियत खराब हो गया था, और ये भी बात था, और ये भी बात था कि मैं सोच रही थी कि जितना में से बन रहा मैं बना लूँ, उसके बाद एक ही बार में भेज दूँ, एक ही पीडीएफ में सब रहेगा, इस वजह से। ठीक है, ये वाला हो गया, मैं चेंज कर रही हूँ। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी भी। उसके बाद जो एग्जाम में बहुत आता है, हर बार आता है, वो है तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन इंडिया। इंडिया में पंचायत का इवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले हम लोग कमेटी याद करेंगे। यहाँ पे 4 कमेटी है, फिर दूसरे पेज में, तो पहले 4 कमेटी याद कर लेते हैं। बलवंत, अशोक, रॉय और सिंघवी। सबसे पहले अगर हम लोग याद करेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है, पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला है बलवंत, फिर है अशोक, फिर है रॉय, उसके बाद है सिंघवी। ऐसे याद करो, बलवंत, अशोक,
रॉय और सिंघवी, है ना, ये 4 पर्सन है। ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन कमेटी पहले आया, तो बलवंत है, उसके बाद अशोक है, फिर रॉय है, फिर सिंघवी, ऐसे करके याद कर लेना। आओ अब एक एक करके पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ना, ये 1957 की है। पहला क्वेश्चन, कब आई कमेटी का डेट पूछ ले मैचिंग करने के लिए, तो ये 1957 की है। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्जामिन करना। क्या एग्जामिन करना? द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस टाइम 1952 में ना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टैब्लिश किया गया था, और 1953 में तुम्हारा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को स्टैब्लिश किया गया था। इनके ही काम को एग्जामिन करने के लिए आई थी बलवंत राय मेहता। ये जो कमेटी है ना, ये रिपोर्ट कब सबमिट करती है, तो तुम्हारा 1957 में ही रिपोर्ट करती है सबमिट। ठीक है। और ये रिकमेंडेशंस क्या करती है? बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेशंस क्या करती है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की कीवर्ड याद करो, कीवर्ड याद करो, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है ना। पर इंडिया में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट जो कमेटी है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसका नाम है बलवंत, ठीक है ना। हम लोग पहले ऐसे याद करेंगे, बलवंत, अशोक, रॉय एंड सिंघवी, 4 कमेटी पढ़े हम लोग। यही 4 ज्यादा आती है, उसके बाद में भी और भी आती है, लेकिन ये ज्यादा 4 आती है। बलवंत, अशोक, रॉय एंड सिंघवी हो गया। उसके बाद बलवंत का हम डेट याद करेंगे 1957। ये जो कमेटी है ना, इन्होंने क्या स्कीम, इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस किया? बलवंत राय का कीवर्ड याद करेंगे, जो स्कीम इन्होंने जो रिकमेंडेशंस किया है, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस किया है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इन्होंने बोला कि एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को स्टैब्लिश कर दिया जाए, बलवंत राय मेहता कमेटी बोलते 1957 में। उसके बाद आया अशोक मेहता कमेटी 1957 में, ठीक है ना। अशोक मेहता कमेटी की एक मिनट रुको, तो इसके बारे में मुझे कुछ और भी बताना था क्या, यहाँ पे लग रहा है मुझे कुछ छूटा है। अशोक मेहता कमेटी है 1967, रुक जाओ, बना लेती हूँ ना तब मुझे याद आता है। अशोक मेहता कमेटी कब की है? अशोक मेहता कमेटी जो है ना, ये कब की है? 1977 की है, ठीक है ना। लेकिन इस कमेटी ने रिपोर्ट कब सबमिट किया था? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1978, सॉरी 1978, ठीक है ना। अशोक मेहता कमेटी में से कुछ छूट गया, जो कि मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगी, ठीक है ना। ये कमेटी का ये पूछता है ना कि ये कमेटी जब आया था तो गवर्नमेंट कौन था, किसका गवर्नमेंट था? तो ये जनता पार्टी का गवर्नमेंट था, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है। मैं एक्चुअल में जब आरसी को पीडीएफ जो बना के भेजी हूँ ना, मेरा पुराना जो पीडीएफ है, उसमें ये लिखा हुआ है जनता पार्टी वाला, ठीक है। लेकिन इसमें मेरा छूट गया है, मतलब छूटा क्या, माइंड से निकल जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। बाकी यार बाकी सब ठीक है, ठीक है। हाँ, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। अशोक मेहता कमेटी आई थी तो गवर्नमेंट कौन सा था? जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि ये जो कमेटी थी ना, ये 2 टायर के बारे में बात करती है, 2 टायर सिस्टम के बारे में बात करती है। दूसरा फीचर्स है इसको, देखो सब तो कॉमन कॉमन किया। एक सेकंड रुको, तो मैं थोड़ा सा आ रही हूँ। ए सिब्बी, आफरीन, आवाज कम करो ना, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा ना, थोड़ा बाबू का आवाज कम कर दो ना, थोड़ा कम कर दे, क्लास करा रहे ना, बोल के मेरा एकदम दिमाग खराब हो जाता, ठीक है ना। आवाज कम करने के लिए बोल रहे हैं, हम क्लास करवा रहे, पर्दा बराबर कर दे, ठीक है। सुनो, हाँ ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई थी। अशोक मेहता कमेटी जब आई थी तो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी किसकी गवर्नमेंट थी? तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया? देखो ये बिल्कुल अलग गवर्नमेंट है, जनता पार्टी गवर्नमेंट है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। क्या क्या वाला? एक तो डिस्ट्रिक्ट होगा और एक मंडल पंचायत होगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था मंडल पंचायत के बारे में, तो वो हो जाएगा अशोक मेहता। इन्होंने रिपोर्ट को कब सबमिट किया था? तो 1978 में रिपोर्ट सबमिट किया था, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने 132 रिकमेंडेशंस किया था रिवाइव करने के लिए। पंचायत राज सिस्टम का डिक्लाइन हो रहा था, तो इन्होंने 132 रिकमेंडेशंस किया था। उतना सारा हम लोग को पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना वो ये हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। हम लोग दो कमेटी के बारे में पढ़े, एक तो बलवंत, एक अशोक। बलवंत पे हमने क्या पढ़ा है कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस किया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर दीजिए, जबकि अशोक मेहता कमेटी क्या बोली कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट एक मंडल पंचायत। इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट किया? 1978 में। पार्टी कौन थी? पार्टी थी जनता पार्टी, ठीक है ना। पार्टी कौन थी? जनता पार्टी थी, ठीक है, ये याद रख लो। सॉरी, मतलब गवर्नमेंट कौन था? तो जनता पार्टी का गवर्नमेंट था, ठीक है ना। अब बताओ इस दोनों में कोई मतलब तुम लोगों को ये है मतलब कोई भी जैसे कि लगे कि हाँ ये एक बार समझा दे या नहीं, है ना। हम मुझे नहीं लग रहा कि इतना छोटा में मतलब एक लगे कि हाँ कुछ भी। मैं इसका आगे बता रही हूँ, ठीक है। देखो उसके बताए जीवी के रॉय कमेटी, ठीक है ना। 1985 में ये कमेटी आई थी, जीवी के रॉय कमेटी जो आई थी ना, ये 1985 की कमेटी है, ठीक है। ये 1985 की कमेटी, इसका कीवर्ड याद करो। इसका कीवर्ड ये क्या एग्जामिन करने के लिए आई थी? टू एग्जामिन प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। एग्जाम में बिल्कुल यही वाला कीवर्ड दे देगा मैच करने के लिए, ठीक है ना। रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। गरीबी बहुत छा गई थी, ठीक है ना। गरीबी बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है ना। मतलब पंचायत राज सिस्टम आया था क्यों? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, बहुत ज्यादा तुम्हारा ब्यूरोक्रेटाइज हो गया था, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटाइज हो गया था, ठीक है। नाम का सिर्फ पंचायत राज सिस्टम रह गया था। तो इसलिए ये जीवीके रॉय कमेटी आई थी एग्जामिन करने के लिए कि जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो पॉवर्टी एलिवेशन है, आखिर क्यों हो रहा। तो इन्होंने जब पता किया कि आखिर क्यों 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 डेवलप गांव क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्यों पॉवर्टी एलिवेशन है, क्यों क्यों अभी तक है ना कुछ मतलब इससे हम लोग पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को क्यों लाए हैं? बिकॉज की डेवलपमेंट है, ठीक है ना, रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो। लेकिन ये क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि भाई अभी तक तो कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो इन्होंने रूरल डेवलपमेंट कि क्यों नहीं हुआ और पॉवर्टी एलिवेशन क्यों अभी भी गरीबी छाई हुई है, ये एग्जामिन करते। तो इन्होंने कंक्लूड क्या किया कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ना, वो ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गया है, डाइवोर्स हो गया है पंचायत राज सिस्टम से। पंचायत राज सिस्टम खत्म हो गया है, बल्कि पंचायत राज की जगह कौन ले लिया? ब्यूरोक्रेटाइज। हर जगह ब्यूरोक्रेटाइज हो गया, ठीक है ना। नाम का तुम्हारा खाली रह गया है कि पंचायत राज सिस्टम, बल्कि ब्यूरोक्रेटिक्स ने जगह ले लिया है, ब्यूरोक्रेटाइज ने जगह ले लिया है। और पंचायत राज सिस्टम जो है ना, जो हम लोगों सिस्टम मेन पर्पस क्या था कि गांव का लेवल भी, गांव का विलेज एरिया भी डेवलप हो, ठीक है ना। विलेज वाला एरिया भी डेवलप हो, है ना, आगे बढ़े, ग्रोथ हो। लेकिन इन्होंने देखा कि अभी तक कोई भी मतलब ना डेवलप हुआ, ना कोई ग्रोथ हुआ, ना पॉवर्टी ये रिमूव हुआ, बल्कि और पॉवर्टी तुम्हारा इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए जीवीके रॉय कमेटी आई एग्जामिन करने के लिए। तो उन्होंने एग्जामिन किया रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो ब्यूरोक्रेटाइज हो गया है, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन था ना, वो क्या हो गया? ब्यूरोक्रेटाइज हो गया। एक्चुअल में ना मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं अभी, मतलब 20 तारीख तक सब रहेंगे। अब जब वो लोग चले जाएंगे तभी जाके थोड़ा सा शांति। ऐसा कोई रूम भी नहीं, एकदम किसको बोले, एकदम दिमाग खराब हो रहा है मेरा, ठीक है। डिस्टरबेंस होगा तो बोलना मुझे, ठीक है तुम लोग। तो जीवीके रॉय समझ में आ गया कि जीवीके रॉय क्यों आई थी? रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, एग्जामिन करने के लिए कि आखिर क्यों अभी तक का ये आगे नहीं बढ़ी, क्यों क्यों गरीबी अभी तक नहीं हटा। तो पता चला कि क्या हुआ है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस तो ब्यूरोक्रेटाइज हो गया है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला गया है, पंचायत राज सिस्टम तो खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा जीवीके रॉय कमेटी ने ये पता किया कि गरीबी है क्योंकि ब्यूरोक्रेटाइज हो गया है, तब करप्शन हो गया है, ब्यूरोक्रेटाइज हो गया है, जब ये बात पता चला, उसके बाद एल एम सिंघवी कमेटी आई 1986 में। तो इन्होंने बोला कि अब हम लोगों को क्या करना है? रिविटलाइजेशन करना है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाना, फिर से जिंदा करना है। रिविटलाइजेशन का मतलब होता है फिर से जिंदा करना। तो अब इसका थीम है कि कौन सा कमेटी रिविटलाइजेशन के बारे में बात करती है? तो एल एम सिंघवी कमेटी जो है ना, वो रिविटलाइजेशन के बारे में बात करती है। एक वर्ड भी याद कर लोगी तो चल जाएगा, ठीक है ना। रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर तुम एक वर्ड भी याद कर लोगी ना, सबका कीवर्ड, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किसका है? बलवंत राय मेहता का।
टू टायर किसका है? अशोक मेहता का। मंडल पंचायत अशोक मेहता का। जीवी के रॉय का क्या है भाई? तो पॉवर्टी एलिवेशन है। सिंघवी कमेटी का क्या है तुम्हारा? रिविटलाइजेशन है। बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तुम लोगों को बताओ, इसके बाद तुम लोगों को कहीं प्रॉब्लम है जो मतलब समझ में नहीं आ रहा हो? कुछ भी ऐसा इस पेज में कुछ भी समझ में नहीं आया हो? नहीं ना, मैं पेज चेंज कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे दो कमेटी आ रही है, ठीक ना, दो कमेटी आ रही है। ठगन कमेटी था, ठगन कमेटी था जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को स्टडी करने के लिए आई थी 1988 में, ठीक है। ये कमेटी सिर्फ पता है क्यों आती है एग्जाम में? सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए आती है बस, और इसमें कुछ नहीं पूछता इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस है, ये नहीं। खाली पूछती है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की स्टडी करने के लिए आई थी टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ये स्टडी करने के लिए, ये इस बात को एग्जामिन करने के लिए आई थी कि जो डिस्ट्रिक्ट से जैसे क्या होता है विलेज पंचायत में तीन होता है ना, विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, ये होता है ना तुम्हारा पंचायत समिति। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है ना, उसी को प्लानिंग करने के लिए ठगन कमेटी आई थी, ठीक ना, 1988 में, ठीक है। बस इसको तुम डेट याद करना, ठगन का क्या डेट है? 1988 में, ठीक है ना। गैडगिल कमेटी, गैडगिल कमेटी जो है, ये कमेटी जो है ना, ये 1988 की है। दोनों ही सेम डेट की, लेकिन पहले जो आई वो ठगन है, उसके बाद गैडगिल है, ठीक है। ये कमेटी आई थी। द कमेटी कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ हाउ बेस्ट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव, ठीक है ना। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को कैसे बेस्ट किया जाए और इसको इफेक्टिव कैसे किया जाए, ये गैडगिल कमेटी ने, इसका ये पर्पस है। इसका पर्पस क्या था कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंडिया में है उसको और बेस्ट कैसे किया जाए, उसको इफेक्टिव कैसे किया जाए, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। मुझे ये तो समझ में आया कि तुम लोग को याद हुआ कि नहीं। चलो पहला कमेटी का नाम बताओ, पहले कमेटी का नाम बताओ। बलवंत। दूसरा कमेटी का नाम बताओ। अशोक मेहता। तीसरा का बताओ। जीवीके राव। जीवीके राव। फोर्थ वाला बताओ। फोर्थ वाला क्या था? एलएम सिंघवी। सिंघवी हो गया, चार कमेटी। एक और था वो बताओ, ठोगन कमेटी, ठीक है। गैडगिल कमेटी, ये हो गया। हम लोग कितने कमेटी के बारे में पढ़े? 6 कमेटी। इसमें से कौन सा कमेटी है जो टू टायर के बारे में बात करता है? नाम बताओ, कौन सा कमेटी जो टू टायर? अशोक मेहता कमेटी। कौन सा कमेटी है जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करता है? कौन सा कमेटी जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? बलवंत राय डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करता है। कौन सा कमेटी है जो पॉवर्टी एलिवेशन को, पॉवर्टी एलिवेशन, जीवीके रॉय क्या की थी? पॉवर्टी एलिवेशन को आई थी एग्जामिन करने के लिए। कौन सा कमेटी है जो रिविटलाइजेशन के बारे में बात करती है? कौन सा कमेटी जो थी? एलएम सिंघवी कमेटी, ठीक है। 4 कमेटी याद हो गया। अब मुझे तुम लोग थोड़ा डेट बता देना मुझे। 1986, 1986 का कमेटी। नहीं, गलत। नहीं, एलएम सिंह भी सही बोली, सॉरी, एलएम सिंह भी सही बोली, 1986 से बिल्कुल सही बोली, हाँ। अच्छा, आप मुझे बताओ 1957 की कौन सी है? बलवंत राय। 1977 अशोक मेहता। रिपोर्ट कब सबमिट किया? रिपोर्ट कब सबमिट किया? 78। अच्छे, 1958 की कौन सी कमेटी है? जीवीके रॉय। हो गया याद, पूरा पूरा याद हो गया। चलो हो गया। क्या बोल रही है अंजलि? वो तो 1985 होगा ना। हाँ, जीवीके रॉय। तो ये तो रॉय रॉय जो था वो 1985 है, तो सही तो, ठीक तो। 58 हो गए। नहीं सॉरी, 85 होगा, 85 बोलने में हो गया होगा कंफ्यूजन, लेकिन मैं देखो लिखी हूँ 85, ठीक है ना, देखो लिखी हूँ 85, ठीक है। समझ में आ गया। बलवंत जो है 1957 की है, अशोक जो है 1977, रिपोर्ट सबमिट की 1978, रॉय जो है 1985 की है, सिंघवी जो है 1986 की, और ठौगन जो है 90, ठौगन का बताओ मुझे डेट याद है? 1992। बस दोनों का तो सेम ही है, हाँ 88, दोनों का ही 1988 है, दोनों का 1988 है ना।
अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं कर देगी, ठीक है ना। जनता पार्टी से कौन जुड़ा हुआ है? जनता पार्टी गवर्नमेंट कौन सा ई से जुड़ी हुई है? अशोक मेहता, ठीक है ना। हाँ, चलो हो गया। अब मैं पढ़ा रही हूँ दूसरा। अच्छा, मुझे सुषमा तो क्वेश्चन भेज चुकी, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन नहीं भेजी हो कोई भी, ठीक है। तो हम भेजे हैं। सुषमा भेजी है और कोई नहीं भेजा है, मैं ये बोल रही हूँ। अरे वाह। तुम भेजी हो? हेलो। हाँ हर्षी। हाँ, मेरा ना प्रॉब्लम हो जाता है। हम सब रिकॉर्ड करके भेज दिए थे आपके व्हाट्सएप पे, समझे। उसके बाद में जब चला गया ना तो सब ब्लैंक गया, जितना हम टिक किए थे सब हट गया, तो ऑल टोटल को हम डिलीट किए। उसके बाद फिर भेजे, वही 4 बजे भेजे होंगे। अच्छा, सुषमा भेजी कि तुम भेजी हो? तुम भेजी हो? वो ग्रुप में है तो हम भेजे। ओ भाई, तो अभी ग्रुप में अभी ग्रुप हम में चेक किए, ग्रुप में अभी चेक किए। अच्छा आरती, तुम्हारा आया नहीं है? तुम्हारा भी आया नहीं, मैं चेक कर लूंगी अभी फिर से, क्योंकि सुषमा का आया था, हम सिर्फ सुषमा का चेक किए हैं। ठीक है, मैं अभी चेक कर लूंगी, ठीक है, अगर आया होगा तो, ठीक है। 4 बजे भेजे। ठीक है, ठीक, ठीक है, और चलो। दीदी वो वाला एग्जाम था ना, उसका भी 26 जून को पड़ा था, हाँ, आरपीएससी, और नेट का भी पड़ गया है, तो हम नहीं जाएंगे आरपीएससी देने। नेट ही जाओ देने के लिए, है ना। हाँ, क्योंकि देखिए ना कैसे किया, वो तो स्टेट का था तो उसको तो अब चेंज करना चाहिए नेट का देख के, पर वो डेट बिल्कुल, चेंज अभी तक नहीं किया है। उसको करना चाहिए, क्योंकि करना चाहिए क्योंकि उस दिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नेट का भी एग्जाम देंगे। हाँ। हाँ। हाँ, और पॉल साइंस का एग्जाम उसी दिन है। पता है पिछले साल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, नेट का एग्जाम था जिस दिन, हम्म। उसी दिन बिहार टेट का एग्जाम था। अब बिहार टेट का एग्जाम पहले डेट दे दिया था और नेट बाद में दिया, तो फिर वो लोग क्या किया ना, डेट एक दिन आगे बढ़ा दिया। हम्म। मतलब हाँ, नेट का एग्जाम का डेट के पहले ही वो ले लिया एग्जाम। तो ये लोगों को भी कम से कुछ कुछ तो ऐसा करना करना चाहिए था, चाहिए। तब हम जाके दोनों एग्जाम दिए, नहीं तो हम नहीं दे पाते। नहीं तो इनको, ये लोग गलत कर रहे हैं ना, कुछ तो कुछ करना चाहिए ना, कुछ तो आगे पीछे करना चाहिए ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा आगे पीछे। और लास्ट टाइम में बोलेगा तो टिकट भी नहीं मिलेगा जाने के लिए, जितना नहीं, अरे दूर है। बाप रे। और अभी पता है तुम्हारा क्या, अभी तुम ये इसमें नहीं आ सकती हो, मतलब तुम स्लीपर में नहीं, ऐसे ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगा। आदमी सोचेगा कि चलो अगर एसी का नहीं मिला तो चलो इससे क्या नाम है तुम्हारा, इससे ट्रैवलिंग कर ले, तो नहीं हो पाएगा। जनरल से तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। और सोचेगा स्लीपर से भी करने में तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम आए ना, बाप रे, ऐसा लग रहा था मैं कब घर पहुंचू, एकदम पागल पागल। अभी भी पता है मेरा तबियत खराब लग रहा है, क्योंकि इतना दम, बाप रे बाप। पता है एसी को भी पता है क्या कर दिया, ऐसा लग रहा है स्लीपर है। एक एक ही में दो ही रखा हुआ था, मतलब एक एक तुम्हारा वेटिंग था, एक का किसी का कंफर्म नहीं हुआ तो। टिकट मिलता ही नहीं है, बहुत अजीब हो गया है, अब एकदम टिकट नहीं मिलता है। बिल्कुल भी नहीं। और सिस्टम क्या किया था, मेरे नौसिम वाले के साथ भी ऐसे ही हुआ। हम लोगों को तो तत्काल में निकला था, तो दो आदमी का कंफर्म था, एक आदमी का कंफर्म नहीं था, तो मेरे नौसिम भाई का कंफर्म हुआ भी नहीं। हम लोग, अब तुम सोचो, उतना बड़ा उतना सफर है, दो ही हम आसाइस्ता, हम लोग एक, मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग ले लिए एक एक ये बेड, ठीक है। अब मेरे नौसिम भाई का कंफर्म ही नहीं हुआ, तो वो ऐसे आए, तो खाली मेरे नौसिम भाई के साथ ये प्रॉब्लम नहीं था, वहां पे ऑलमोस्ट सारे सारे ही लोग दो दो आदमी के साथ थे, और सारे लोग का भी था कि कंफर्म कंफर्म हो जाएगा, लेकिन किसी का कंफर्म नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब कंफर्म नहीं होता, आप टिकट ही मत कीजिए, है ना। बॉगी पूरा ऐसा लग रहा था ना स्लीपर है, लग ही नहीं रहा था कि एसी बॉगी है, लग रहा था स्लीपर बॉगी है। ना कुछ स्कैमिंग चल रहा है, अभी पता चला आईआरसीटीसी का बहुत सारा नकली वेबसाइट वेबसाइट नहीं, हम्म। बहुत लोग ना फर्जी तरीके से बुकिंग कर रहा है, तो उसके लिए भी शायद कुछ चल रहा है। वही वही मुझे लग बहुत रहा है, वही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये बात है ना कि एसी बॉगी में हम लोग अगले साल गए थे अपने वहां घूमने के लिए, तो बड़ी अच्छी मजे से गए। एक एक बेड, दम आदमी भी कम, दम खाली खाली, एक बेड पे एक आदमी, एक बेड पे एक आदमी, तो खाली खाली रहता है। और अभी जब मैं मध्य प्रदेश से आ रही हूँ तो लग ही नहीं रहता कि वो एसी बॉगी, लग रहा था स्लीपर बॉगी, क्यों, एक बेड पे दो आदमी दिया हुआ था। तो क्या भाई, केक का कंफर्म होना है, तुम सोचो, कंफर्म करने के लिए। तो एसी में तो ऐसा कुछ रहता ही नहीं है, मतलब इतना ऐसा नहीं रहता है कि एकदम ये पूरा ही, लग ही नहीं रहा था एसी बॉगी, लग रहा था स्लीपर है। मेरे नौसे में तो खुद मतलब यही प्रॉब्लम उनके साथ भी हुआ। हालांकि उन लोगों को तो देना चाहिए, लेकिन कोविड से पहले मेरे नौसे भाई बोले देता था हम लोग को स्पेशल, लेकिन अब बंद कर दिया है कोविड के बाद, सिर्फ नेवी वाला लोग को देता है। अच्छा। हम्म। चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कुछ फीचर्स याद करना जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो जो इंडिया में जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है ना, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है कि इसके
3 टायर हैं, ठीक है ना। इसके 3 टायर स्ट्रक्चर है, ये 3 पार्ट में बटी हुई है। एक तो है तुम्हारा ग्राम पंचायत, ठीक है, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। तो जो ग्राम ग्राम पंचायत होती है वो विलेज के लिए होती है। पंचायत समिति समिति जो होती है ना वो इंटरमीडिएट ब्लॉक में बता रही हूँ। देखो ये वाला और ये वाला, आधा एरिया तुम्हारा गांव है और आधा एरिया सिटी है। इस तरह का इंटरमीडिएट लेवल अगर कोई स्टेट मतलब इस तरह का कोई सिटी है ना, तो उसको बोला जाता है पंचायत समिति, इंटरमीडिएट या ब्लॉक, ठीक है। जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला, ठीक है। तो 3 टायर सिस्टम होता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में। अच्छा, इलेक्शन लड़ने के लिए एज कितना होना चाहिए? इलेक्शन जब वो बन गया विलेज पंचायत में, वो बैठ गया, ठीक है, तो कितने साल तक वो अपने पोस्ट पे रह सकते हैं? तो 5 ईयर, देख लेना 5 ईयर, ठीक है, कितने साल तक। अब मान लो कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वो डिसॉल्व कर गई, तो जब ये डिसॉल्व कर जाती है ना, तो कितने, ये PYQ क्वेश्चन है, तो फिर से फ्रेश इलेक्शन होता है, ठीक है। जब डिसॉल्व होती है तो उसके बाद फिर से फ्रेश इलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्शन कितने दिन में कंडक्ट करवाते हैं? तो 6 मंथ के अंदर हम लोग को कंडक्ट करवाना पड़ेगा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। अब एक यहाँ बहुत अच्छी सी बात है, मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला देखो, रिमाइंड पीरियड, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, रिमाइंड पीरियड का मतलब क्या है। देखो मान लो कि इलेक्शन हुआ 5 ईयर के लिए, समझना, ठीक ना। इलेक्शन हुआ 5 ईयर के लिए, तो इलेक्शन 5 ईयर के लिए बैठ गया, डिसॉल्व हो गया, फिर 1 साल के अंदर डिसॉल्व हो गया, ठीक है ना, 1 ईयर के अंदर ही डिसॉल्व हुआ। मेरे पास कितना बचा? 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर में 6 मंथ तो तुम्हारा लग गया इलेक्शन करवाने के लिए, तो मान लिया 3.5 साल बचा। तो अब जो न्यू तुम्हारा इलेक्ट होकर आएगा ना पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, तो क्या वो रिमाइनिंग पीरियड तक रहेगा कि उसका फिर से पीरियड स्टार्ट होगा? तो सिर्फ एक पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ही ऐसा है जहां पे रिमाइंड पीरियड तक ही वो अपना चलेगा। मतलब ये जो 3.5 साल बचा है ना, तो वो सिर्फ 3.5 साल तक ही पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में बैठ सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन PYQ है, ठीक है। मैं सोची थी ये लिख कर ही बताऊंगी। रिमाइनिंग पीरियड याद रखना कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में 5 ईयर तक उसका टर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर डिसॉल्व हो गया तो फिर से फ्रेश इलेक्शन कराया जाता है, कितने दिन के अंदर? 6 मंथ के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा, ठीक है। 6 मंथ के अंदर जो पीरियड रिमाइनिंग पीरियड हो जाता है ना, फिर उतने दिन बैठेंगे। जब इलेक्शन हो गया तो तुम्हारा पीरियड कितना बचा? 3.5 साल बचा है अभी भी, ठीक है। तो अब जो न्यू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बनेगा ना, जो भी मुखिया वगैरह जो भी बनेगा, उनको सिर्फ वो 3.5 साल तक ही बैठ सकते हैं। जबकि प्रेसिडेंट और प्राइमरी प्रेसिडेंट का हम पढ़े थे तो क्या था कि जब से स्टार्ट होगा तो फिर से 5 ईयर का कार्यकाल स्टार्ट होगा। मान लो कोई प्रेसिडेंट डेट कर गया, ठीक है, तो वो डेट कर गया तो न्यू प्रेसिडेंट मुझे अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। तो मैं जब 6 मंथ के अंदर न्यू प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कराऊंगी, तो जब न्यू प्रेसिडेंट बनेगा तो फिर से 5 ईयर उसका काउंट होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट में होता है ऐसा, या और भी गवर्नर वगैरह में भी होगा। लेकिन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में रिमाइनिंग पीरियड जितना रहता है ना, उतना ही किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? एक चीज और, यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक ना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में रिजर्वेशन दिया जाता है, किसको किसको? शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, OBC को और विमेन को। और भी कितना रिजर्वेशन? 33। और इसको 1/3 भी मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। अगर मैं इसको 1/3 बोलूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। रुक जाओ, मुझे पहले ये वाला डिलीट करने दो। हम भी पंचायत में खड़े हुए थे, मैं मुखिया थे, हम भी 5 साल। हाँ, तो मुखिया बनी हो। हाँ, मेरी मम्मी भी थी, हम भी थे। तो ये तुम अपना जॉब क्यों नहीं लगाई जब मुखिया बनी? तो समझ रहे ना, हम लोग के ऊपर भी तो रहता है यहाँ पे बड़ा, हम लोग का MLA अल्लाह सुषमा, पता तुम तब एडवांटेज नहीं उठाई। पता है मेरे गांव में जितने सारे मुखिया है ना, अपने घर में ना इतना अपने रिलेटिव्स के कौन कौन, यहाँ पे नहीं चलता ना दीदी, जाना ना वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स कितना घटिया है। अल्लाह सुषमा, पता है करना चाहिए सुन के बहुत अफसोस लगा वाह, नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बात है, तुम पंचायत में मतलब तुम मुखिया बन गई। मुखिया बना, इलेक्शन में खड़े हुए थे 2018 में। अजीज भी मम्मी गई मेरी, थी। हाँ,
मम्मी 2013 में खड़ी हुई थी, मम्मी का कंप्लीट हुआ फिर हम खड़े हुए। एक्चुअली मेरा पूरा फैमिली पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, हाँ, इसीलिए। वाह सुषमा, तो बहुत अच्छा बात है। तो तुम्हारा तो हाँ, जॉब यूं लग जाएगा, तो फिर क्यों घबराती है तू? मेरे दादाजी पापा लोग सब, मेरे दादा लोग सरपंच थे अपने टाइम में। हाँ हाँ। तो आस्ते आस्ते पापा, फिर मम्मी, फिर हम, ऐसे करके मेरा चलता आ रहा है। अरे वाह, इस सुषमा तो तुम इतना डरती क्यों? तुम्हारा तो फौरन हो जाएगा जॉब, जहां निकला नेट और जॉब हो जाएगा तुम्हारा। नहीं ना हो रहा है। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, तुम यकीन नहीं करोगी। हमारे गांव में ना मेरे मेरे जान पहचान के एक ये बने, ठीक है भैया। तो हम लोगों के जान पहचान के दूर के बहुत, तो वो बोले, वो बनने के टाइम ना वो बोले कि हम बनेंगे तो हम सबको जॉब लगा देंगे। तुम यकीन नहीं करोगी, हम लोगों को वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उनको ना कोई को गवर्नमेंट जॉब, किसी पूछ 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 करके घर भी दिलवा रहे हैं सबको, फिर गवर्नमेंट जॉब भी लगवा रहे हैं, एकदम यहाँ इतना फायदा। बिहार में, बिहार का सिस्टम अलग है ना, यहाँ का एकदम घटिया सिस्टम है। वहाँ का मुखिया का बात अलग है, यहाँ का मुखिया और वहाँ का, यहाँ का जो एमएलए है ना, वैसा हाँ पावर उन लोग का रहता है मुखिया का। हाँ हाँ, मुखिया का कितना पावर सारा बहुत रहता है, गाँव बाप रे बाप। हाँ, कितना सारा गाँव रहता है उन लोग के अंडर। हाँ, गरीब बोलकर स्कूल में जॉब लगवा दिए। मेरी मेरी फुफ्फू है ना, मेरी फुफ्फू, मेरे पापा के बहन, तो उनका ना एक आंख खराब है, उनका हस्बैंड डेट कर गया है, तो उनका कोई नहीं है। तो सिर्फ मेरे मेरे फुफ्फू है और उनका बेटा है और बेटी है। तो मैं वही जाके आंगनबाड़ी में उनका काम करवा दिए, गवर्नमेंट जॉब आंगनबाड़ी में। सोच लो, आंगनबाड़ी में तो गवर्नमेंट जॉब होता है, मेरी फुफ्फू पढ़ी नहीं हाँ, है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग का हुआ है। तो आंगनबाड़ी में भी तो पैसा ठीक देती है सैलरी, मतलब जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, 12 तक पढ़े लिखे, तो उनके लिए तो वो जॉब ठीक है। तो मेरी फुफ्फू तो दम नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी उनका खाना बनाने वाला में जॉब लग गया, तो फिर भी पैसा मिलता, अच्छा खासा पैसा मिलता है। सोच लो। और खाली उसको नहीं, फिर एक लड़की थी मेरी जान पहचान की में थी, तो उसका टीचर में जाके जॉब लगवा दी। इस तरह से होता है, बाप रे बाप। लेकिन ये भी बात है ना, सबका सिस्टम अलग नहीं होता तो है। जॉब तो हो जाता, मुखिया बने हुए थे। वही तो, आराम से। फिर से उड़ जाओ सुषमा, फिर से उड़ जाओ। लाल बत्ती लाल बत्ती गाड़ी में, गाड़ी मिलता है, गाड़ी मिलता है, नहीं, गाड़ी नहीं मिलता है, गाड़ी नहीं यहाँ मिलता कोई वैल्यू ही नहीं है। है। वैल्यू नहीं। हाँ। यहाँ पे तो तुम्हारा जो काउंसलर बनता है, तुम यकीन नहीं करोगी, काउंसलर बन गया, लगा दोनों हाथ से पैसा चुरा रहा तुम्हें। हाँ, हम लोग, तुम सुनो ना, हम लोग को मोहल्ला में ना, काउंसलर लोगों का बहुत वो लोग तो एक समय। नंबर का चोर रहता, हम देखने नहीं मानते। हम लोग का मोहल्ला में ना एक काउंसलर बना था, ठीक है। तुम यकीन नहीं करोगी, अपने तो इतना सारा जमीन ले लिया, मैरिज हॉल बना लिया, लग रहा था अपने वाला खाली काउंसलर बना था। पूरा अपने मैरिज हॉल बनाया, नेशनल मैरिज हॉल, यहाँ पे सुनोगी बहुत फेमस है। हाँ, नेश ऐसे ही यहाँ पे है। आप लोग इसका नाम सुने हैं, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती? नहीं नहीं, नाम सुने हैं। वो हम लोग के एमएलए हैं, यहीं पे रहते हैं, यही लोग लूट रहा है। तो एमएलए तो चलो मान ली, फिर भी वो एमएलए है, लेकिन जो जो ये है कि अभी काउंसलर। बने ना, उससे पहले, और एक जन और है साथ में, वो भी, वो दोनों मिल के, वो पूरा मैं, कंट्रोल अरे सुनो उनके ना, ही हाथ में है। यहाँ पे ना काउंसलर, मेरे घर के पास एक काउंसलर बना, ठीक है। हज करके आए थे, तो हम लोग में हज को बहुत बड़ा माना जाता है, कि हज करने हम लोग में बोला था ना, हज करने तब जाओ जब तुम्हारा लास्ट एज, ठीक है ना, मतलब जब इंसान मरने वाला रहता है तब जाता है हज करने के लिए, कैसे झूठ नहीं बोलेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब हज करके जब वो आएगा तो वो कोई काम नहीं करेगा, काम करेगा तो 420 करना ही पड़ेगा, झूठ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो वो ना पहले हज कर लिए, ठीक है, हज करके आए और मुखिया में ये इसमें उठ गए, काउंसिलर में। जब काउंसलर में उठे और वो जीत गए, सबको लगा कि ये तो हज करके आए हैं, तो ये जरूर पब्लिक ला कुछ ना कुछ करेंगे, तो सब जिता दिया उनको। और तुम यकीन नहीं करोगी, नॉर्मल इंसान से ज्यादा वो घपलाबाजी किए। हालांकि हम लोग में हज बहुत बड़ा चीज है, हम लोग ऐसे ही झूठ बोलने से परहेज करेंगे, जब हज करके इंसान आएगा तो बहुत बड़ा बात है। और वो इंसान इतना चोरी किया, इतना चोरी किया, एकदम ये क्या क्या मैरिज हॉल बना, खाली अपना नहीं किया, अपना जान पहचान वाला वो क्या किया पता है, घर बना बना के दिया, एकदम 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बना बना के दिया। जैसे ना पैसा आया, ठीक है ना, पैसा आया तुम्हारा गरीब आदमी के लिए, तो गरीब आदमी में ना बांटना चाहिए, वो सारा पैसा अपना रिलेटिव्स को कहीं दिया, तो लगाना होगा ना। सारा अपना रिलेटिव्स को दिया। हम पता है कब पहचाने थे, मेरी चच्ची, मेरी चच्ची, अपनी चच्ची, तो उनका उन लोग से दोस्ती है, ठीक है। तो कोविड के टाइम में चावल आया था, तो कोई ले नहीं रहा था, मतलब हम लोग हम लोगों के घर में तो मेरे भाईजान वजन लोग हैं, तो हम लोग नहीं लेते ये सब चावल, हमारे गरीब आदमी लोग जो तुम बहुत गरीब वो लेगा। तो मेरे आंटी का घर में पता है वो लोग क्या किए, 4 बोरा चावल लाके पहुंचा दिए, मेरी आंटी भी ठीक है,
मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं कि खाने का ये नहीं पड़ सकता। लेकिन हम क्या देखे, कोविड का टाइम में 4 बोरा चावल मेरी आंटी का ना आ गया, दाल आ गया 1 बोरा, सारा सारा चीज एक एक बोरा ला के रखा गया। तो हम अपनी अम्मी को बोले कि ये तो गरीब आदमी लोग का ना आया था, जिसके पास नहीं है वो लोग लेगा, ये तो डायरेक्ट ही 4 बोरा यहाँ ला के दे दिए, ये दे दिए। और फिर बहुत सारे मोहल्ला में भी उन लोगों का जो चपड़ोस वगैरह टाइप का आदमी रहता, उन लोगों को डायरेक्ट घर बना के दे दिया, बिल्डिंग। ऐसा ऐसा किया बदमाशी। तो इस बार हार गया, हमें बहुत अच्छा हुआ हारा तो। मैं तो अब कैसे काउंसलर और मुखिया तो एक तरह तुम देखोगी तो काउंसलर हो गया सिर्फ एक ये, ही होता है, हाँ, एक ही वो होता है। म्यूनसिपल, आप लोग का हाँ वो म्यूनसिपैलिटी हो हाँ जाता है, हम लोग की हाँ, पंचायत। एक ही होता है। लेकिन जो काउंसलर रहता है ना, तुम यहाँ पे काउंसलर का घर आके देखना। सुषमा भी फायदा नहीं उठा पाई। हाँ वही तो, मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा सुषमा कैसे फायदा नहीं उठाई यहाँ पे। वो सिर्फ एक्चुअली हम लोग के ऊपर ना है यहाँ पे, ये हम यही टीएमसी पार्टी का ही है एक हाँ हाँ लीडर, वो है, हाँ वो पूरा हम लोग पंचायत में उन्हीं का कंट्रोल है, और हम लोग का जो ब्लॉक है हाँ। पूरा यही लोग का कंट्रोल है, वो किसी को नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं, ओ, किसी को नहीं पूरा। तुम जानती हो यहाँ पे काउंसलर का तुम घर देखोगी ना आके, तो बिल्डिंग ये वो, बाप रे बाप, हाँ, तो लगेगा कि ऐसे ही हाँ। यहाँ पे वैसे उनका है, हम लोग क्या करेंगे, उनका उतना सब कुछ है, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ घर नहीं बना हुआ है, एक आलीशान घर बना है, मतलब क्या ही बोले, करोड़पति, हाँ, करोड़पति है वो लोग, लूट लूट के सिर्फ। हम लोग जैसे लोगों का, इसीलिए तो हाँ, वैकेंसी नहीं निकल रही इंडिया में, इसीलिए तो वैकेंसी नहीं निकल रही क्योंकि और वो जो है ना जितेंद्र तिवारी, जब वो हाँ, हम लोग के एमएलए थे और आप लोग का आसनसोल का मेयर थे, उस टाइम में इन लोग को इतना पावर नहीं था, अभी इतना ज्यादा बढ़ गया है। अभी तो वो बीजेपी में चला गया है हाँ, जितेंद्र तिवारी। अभी बीजेपी पे गया है। हम लोगों के यूनिवर्सिटी का एक सीनियर था आदर्श शर्मा, ये तुमको पता है आदर्श शर्मा के बारे में? आदर्श शर्मा का नहीं, शादी हुआ जितेंद्र तिवारी की बेटी से। कब हुआ? वहां से एक्चुअल में ना, मेरे फ्रेंड में है, मेरी फ्रेंड मतलब जितेंद्र तिवारी का फ्रेंड में है, तो वो ना टैग की मुझे। तो मैं बोले अरे ये तो आदर्श शर्मा है हम लोगों के ऐसे यूनियन। ही हुआ होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो देखे थे अनमैरिड ही थी। लव मैरिज हुआ है तुम्हारा इससे, आदर्श शर्मा से। अच्छा। हम लोग का जो यूनियन थे ना आदर्श शर्मा, उनका शादी हुआ जितेंद्र तिवारी की बेटी से। सोचो वो कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। हाँ, अभी हाल ही रिसेंट में ही हुआ है, मैं 2 महीना हाँ, पहले या 3 महीना पहले देखी। हाँ, तो उससे मैं बोली पहले तो कि देख। मैं बोली कि ये तो बहुत बड़ा हाथ मारे हैं, छोटा मोटा हाथ नहीं मारे हैं। अब इनका फ्यूचर ब्राइट हो गया। अब हम लोग जैसे इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, हम लोग स्ट्रगल करेंगे, वो अपना अच्छा यहाँ से हाँ, वहां अब पहुंच तो जाएंगे। उन लोग का हाँ बढ़िया है। हाँ, बहुत बड़ा हाथ मारे हैं। वो भी बीजेपी में चल गए हैं, तो बीजेपी का तो भी बोलबाला है तब। हाँ, अभी तो हाल फिलहाल में कितना दिन हो रहा है, 15 दिन पहले हम लोग के यहाँ आया था, वो भी फिर क्या हाई कोर्ट से हाँ ये लेकर के, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, क्योंकि ये वाला इस हम्म, एरिया में ना घुसता नहीं है बीजेपी, इन लोग का बहुत ज्यादा पावर है, ये नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का और हाँ जो एक और है हाँ उसका, हाँ, उस वजह से बीजेपी हम लोग के एरिया में आता नहीं, बहुत मुश्किल से, वो सोचे हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। सोचो। हम लोग का यहाँ पे पूरा गढ़ जो है ना, हम लोग का पांडेश्वर ब्लॉक पड़ता है, पूरा तो टीएमसी का है। पांडेश्वर, हाँ, तो पांडेश्वर ब्लॉक पूरा ये दोनों के हाथ में, जो हम लोग का यहाँ दो ठो है हम्म टीएमसी का वर्कर, हम्म लीडर लीडर लोग, ओ, इसीलिए। टीएमसी को थोड़ा अच्छा करना चाहिए। मतलब देखो हर स्टेट में वैकेंसी निकल रही है, हर चीज निकल रही है, तो स्टेट को भी थोड़ा अच्छा करना चाहिए ना। तो इस तरह से हम लोग तो टीएमसी को ही देते हैं। चाहे जो हो जाए हम लोग टीएमसी को ही वोट देते हैं। पूरा रेल पार्ट टीएमसी को देता है, सारा रेल पार्ट टीएमसी को देता है। मैं भी देती हूँ, ऐसा बात नहीं, मैं भी देती हूँ। मुझे ना पॉलिटिशियंस पसंद नहीं, बहुत गंदे पॉलिटिशियंस, बहुत गंदे होते हैं, चाहे जो भी हो। तुमको देखना पॉलिटिशियंस अगर बनना है, तुम 4-5 आदमी को मार दो, खून कर दो और पॉलिटिक्स में ढूंढ जाओ। देखो तुम पॉलिटिक्स, ये नहीं बोल रही हूँ कि जैसे कि बड़े लेवल का छोटे लेवल पर तुम अपने पे मत लेना प्लीज। मैं जैसे बोल रही हूँ कि बड़े कोई नहीं, लेवल, ठीक ही बोल रहे हैं आप। बड़े लेवल का पॉलिटिशियन लोगों को तुम देखना सब क्रिमिनल रहता है। ऐसे सही ही बोल रही ये हूँ कि लोग नहीं? यहाँ पे पूरा पूरी क्रिमिनल। हाँ, नहीं यहाँ पे एक दो काउंसलर ऐसा है जो बहुत अच्छे, जैसे हम लोग का एरिया में नहीं आते हैं, दूसरे दूसरे वाला एरिया में आते हैं। तो उन जैसे एक हम लोगों का काउंसलर डेट कर गया, हमारे बता रही, कुर्बान अली नाम था, बहुत अच्छे। वो गरीब आदमी लोग इतना करते थे ना, वो घिनाते नहीं थे गरीब आदमी से। गरीब आदमी लोग जाता बोलता कि है ना हमको ऐसे ऐसे करना, वो फौरन चल जाता। ये जैसे गरीब आदमी है, हमको ना बहुत सीरियस है, हमको ना मेरा बच्चा को जाके आम बागान में भर्ती करवा दीजिए सरकारी अस्पताल में, वो चले जाते थे। वो काउंसलर थे फिर भी, लेकिन वो बेचारे डेट कर गए, उनको कैंसर हो गया था। वो बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं सब सब नहीं होता है, कुछ कुछ अच्छा भी होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते, बहुत लेट हो गया।
देखो यहाँ पे मैं एक्चुअल क्या बताना चाह रही हूँ, तो रिजर्वेशन दिया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता रही हूँ। देखो रिजर्वेशन किसको, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ने रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फिर से उड़ जाओ सुषमा, फिर से उड़ जाओ, ठीक है, और विमेन। नहीं दिया अब नहीं, एक्चुअली हम प्रधान बनने वाले थे, इन लोग बनने नहीं दिया। सारा क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो रहा था लेकिन नहीं बनने दिया। का है क्या क्या बोल के रोक दिया? शेड्यूल कास्ट का सीट था और सब तो बुढ़िया लोग और एजेड लोग ही खड़ा हुआ था। एडुकेटेड सबसे ज्यादा हम ही थे। हाँ लेकिन वो लोग नहीं होने दिया। उस टाइम जितेंद्र तिवारी हम लोग के एमएलए थे। हाँ तो उस टाइम इन लोग जो है ना बहुत फाइट किया कि नहीं सुषमा को नहीं होना चाहिए, वो प्रधान नहीं बनेगी। आप उसको देखें, एक्चुअली हम तो है तो सबसे छोटे थे, तो इसीलिए एकदम इतना झमेला लगाया ना कि क्या बताएं। फिर नहीं बनने दिया, लास्ट में मेंबर ही बन के रहे थे। अभी भी तुम मेंबर हो? नहीं अभी नहीं है, 5 साल हो गया मेरा कंप्लीट। नहीं तो सुनो, अगर अब तुम बनती हो ना तो मुझे जरूर बेनिफिट पहुंचाना मुझे याद रखना मुझे क्या, जितने लोग हैं मेरे ग्रुप में सबको पहुंचाना ठीक है प्लीज बन जाए, मेरा तो दोबारा आएगा, तुम बन जाओगे क्या, हम लोग को भी फायदा होगा देखो मैं यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ, एक होता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 70 हम लोग किसका फीचर्स पढ़ रहे हैं, हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का फीचर पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या क्या है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी और विमेन है। बोल रहा है कि विमेन, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 4 आदमी को रिजर्वेशन देना है। और भी कितना रिजर्वेशन देना है, 33%। अगर 33 को 1/3 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये इतना बोला रिजर्वेशन देने के लिए। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन इसे कैसे पूछता है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन के बारे में रिजर्वेशन देने की बात करता है, लेकिन वो ओबीसी को रिजर्वेशन देने के बारे में बात नहीं करता। ये बात याद रखना, ये नहीं बोलता है कि हम ओबीसी को देंगे, ये बोलता है कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देंगे, ठीक है। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बैकवर्ड को नहीं देता है, याद रखना। लेकिन जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और विमेन 4 को देता है। यहाँ पे 4 को देता है बैक रिजर्वेशन और यहाँ पे 3 को ही रिजर्वेशन देना है। कितना रिजर्वेशन देता है, 33%। 33 को अगर हम इसे 1/3 लिखे भी तो गलत नहीं होगा, ठीक है। दोनों दोनों वही तरीका है, ठीक है। अगर तुम इसको 33 को अगर तुम देखोगे काट कर ऐसे 100 से तो तुम्हारा हो ही जाएगा, ऐसे से काटोगे तो बन जाएगा 33%, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और विमेन को बोला जाता है रिजर्वेशन देने के लिए। हो गया ये बात क्लियर, और उसके बाद मैं बता रही हूँ। अच्छा एक बात और देखो, स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, ठीक है ना। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा जो किस चीज को रिकमेंडेट करेगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा स्टेट और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बीच में। जो स्टेट है और जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है उसके बीच में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये आएगा कि पंचायत राज में जब तुमको इलेक्शन लड़ना, जैसे सुषमा भी लड़ी होगी, तो कम से कम सुषमा का एज 21 ईयर होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन लड़ने के लिए तुम्हारा एज 21 ईयर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। कितने साल तक रह सकते हैं, तो 5। डिसॉल्व हो जाएगा तो फ्रेश इलेक्शन होगा। फ्रेश इलेक्शन के बाद कितने दिन में कंडक्ट कराना है दोबारा वाला, 6 मंथ के अंदर। फिर रिमाइनिंग पीरियड रहेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और विमेन को 33% रिजर्वेशन देना है। एज क्या है, तो 21 एज है। अच्छे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS को कंडक्ट कौन करवाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रख लो, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं है, देख लो इलेक्शन कमीशन नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ना वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का इलेक्शन करवाती है। इस पेज में कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं पेज चेंज करूंगी, ठीक है। ठीक है ना। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे पंचायत का आर्टिकल में एक बार फिर से रिवाइज कर दी क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग रहेगा ना। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक का पंचायत का आर्टिकल है। इतना याद करना पॉसिबल नहीं है।
कौन से शेड्यूल में मेंशन है? तो शेड्यूल 11 में मेंशन है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। कौन सा पार्ट में मेंशन है? तो पार्ट 9 में मेंशन है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में भी मेंशन है। हो गया। अब हम लोग को याद करना तुमको आर्टिकल, कुछ आर्टिकल तो याद करना ही करना है, ठीक है। तो जैसे डीजी कौन पोजीशन पर रिजर्व है, ड्यूरेशन क्या है, यहाँ ड्यूरेशन छूट गया था, ठीक है ना, रिजर्व है, ड्यूरेशन कितना और डिस्क्वालीफाई कब। डीजी कौन पोजीशन पे रिजर्व है, कितने ड्यूरेशन तक, और डिस्क्वालीफाई कब होगा। डिस्क्वालीफाई का भी स्पेलिंग में गलत लिख दी हूँ, ठीक है ना, तुम लोग समझ जाना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। चलो, डिस्क्वालीफाई, ठीक है ना, ड्यूरेशन और डिस्क्वालीफाई। अब तुम लोग आराम से एग्जाम में जब आएगा कोई आर्टिकल मेंशन मैचिंग करने ना, तो बस तुम लोग ये वाला लिखना, लिख के मैचिंग कर लेना, ठीक है ना। डीजी, डी से डिफिनेशन, जी से ग्राम सभा, कौन से कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन से कंपोजिशन ऑफ पंचायत है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, पोजीशन से कंपोजिशन, रिजर्व से रिजर्वेशन, ड्यूरेशन से ड्यूरेशन, डिस्क्वालीफाई से डिस्क्वालीफाई। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, वो ऐसे करो। जूनियर जी तुम लोग जानती हो, जूनियर जी, जूनियर जी देखी हो बचपन में, जूनियर जी, जूनियर जी पहले एक सीरियल देता था, उसमें एक आदमी हो जो बहुत ताकतवर होता है, जिसको जूनियर जी बोला जाता था। तो जूनियर जी के पास पावर है, याद रखना। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के कौन सा आर्टिकल में पावर के बारे में मेंशन है, आर्टिकल 243 जी पावर, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी पावर, ऐसे याद रखना। अच्छा, इलेक्शन का पूछता वो भी याद करेंगे। पंचायत का इलेक्शन कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 243 के। ये दो को तो ऐसे इंडिविजुअल याद करना है, क्योंकि इसके बीच में और भी बहुत सारे आर्टिकल आए हैं, ठीक है ना, इसलिए बस ट्रिक बस इतना ही है, डिस्क्वालीफाई तक का, ठीक है। उसके बाद जूनियर जी से याद करना कि जूनियर जी के, देखो जूनियर जी शक्तिमान, जूनियर जी से बहुत पुराना, मतलब मेरे आप ही लोग के दौर में दे रहा था, लेकिन अब हम लोग यूट्यूब पे निकाल के जूनियर जी हम देखे थे, अपने छोटे थे तब। तो जूनियर जी टीवी पे देता था, स्टार उत्तम पे पुराना सीरियल देता है ना, तो उसमें देता था। तो जूनियर जी में देखती थी कि वो एक ताकतवर था, उसके पास एक पेंसिल टाइप का होता था, वो सबको बचाता था लोगों को, है ना, इस तरह से। तो जूनियर जी के पास पावर था, इसे याद रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 243 जी पावर के बारे में बात करता है, आर्टिकल 243 के इलेक्शन ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है, और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में सब्जेक्ट कितने हैं, तो 29 सब्जेक्ट है। अगर एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछे कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में सब्जेक्ट कितने हैं, तो 29, ठीक है। डीजी कौन पोजीशंस, पोजीशन पर रिजर्व है, रिजर्व है, ये रिजर्व है, रिजर्व है कितने ड्यूरेशन तक, कितने ड्यूरेशन तक, और डिस्क्वालीफाई, देखो डीजी कौन पोजीशन पर रिजर्व है, कितने ड्यूरेशन तक, और डिस्क्वालीफाई कब होगा, डिस्क्वालीफाई कब होगा, ठीक है। डीजी, अब हम इस पे आर्टिकल बैठा देंगे, ठीक है ना। ये हो गया आर्टिकल 243, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल 243 ए, ठीक है। मैं तुम लोग से पूछूंगी ना, तुम लोग मुझे आंसर बताना। ये हो गया आर्टिकल 243 बी, ओके। ए बी सी डी बैठा देंगे उसी तरह से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल 243 सी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आर्टिकल 243 डी, ठीक है। फिर आ गया आर्टिकल 243 डी के बाद आता है ई, ठीक है। फिर हो गया आर्टिकल 243 एफ, देख ली ना। अब तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछू, तुम्हें बताना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तुम लोग मुझे आंसर बता देना, ठीक है। ग्राम सभा के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, आंसर बताओ। 243 ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना, ठीक है। डिस्क्वालीफाई कौन, पंचायत का डिस्क्वालीफाई कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, डिस्क्वालीफाई 243 एफ, ठीक है। रिजर्वेशन कौन सा आर्टिकल में है, 243 डी, ड्यूरेशन कौन सा आर्टिकल में है, 243
पंचायत का कॉम्पोजिशन कौन सा आर्टिकल में है? 43C। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत कौन सा आर्टिकल में है? आ गया समझ में ये वाला? ठीक है ना। इसी तरह डीजी कौन पोजीशन पे रिजर्व है, ड्यूरेशन कितना है और डिस्क्वालीफाइड है। कोई परेशान नहीं, बोलो डीजी कौन, सीओएन कौन, कॉम्पोजिशन तो उधर हो जाएगा, कौन पोजीशन पर रिजर्व है, ड्यूरेशन क्या है और डिस्क्वालीफाई कब होगा। इतना दूर तक याद कर ली तो तुमको याद करने का तुम्हारे बोल रही हूँ। दंतवाला कमेटी 1978 की कमेटी है। क्यों आई थी, बार बार ये पूछती है क्यों आई थी, दंतवाला क्यों आई थी? ब्लॉक लेवल प्लानिंग को स्टडी करने के लिए आई थी। ठीक है, इन्होंने किस चीज का स्टडी किया था? ब्लॉक लेवल प्लानिंग के लिए। दंतवाला कमेटी जो है ये 1978 की कमेटी है। आई क्यों थी? तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग को स्टडी करने के लिए आई थी। ठीक है, बस एक चीज याद कर, दो चीज याद करना है। दंतवाला कमेटी 1978 में आई थी, ब्लॉक लेवल प्लानिंग को स्टडी करने के लिए आई थी, बस। हनुमंत राय मेहता कमेटी जो है ना 1984 में आई थी। तुम देखी होगी जब भी तुम्हारा बलवंत राय मेहता कमेटी देगा, अशोक मेहता कमेटी देगा, वहां हनुमंत राय मेहता कमेटी डाल देता है। तो ये डेट याद करना जरूरी है। मान लो कि मैं तुमको दे दूं, अभी तुमको मैच करो, ये बलवंत या अशोक या हनुमंत, पहले कौन आएगा? पहले तुम्हारा बलवंत आएगा, है ना, उसके बाद अशोक आएगा, उसके बाद हनुमंत आएगा, है ना। इस तरह से तुम लोग मैच कर लेना, एग्जाम में आएगा। हनुमंत राय मेहता कमेटी जो है ना ये कब आई थी? 1984 में आई थी। क्यों आई थी? सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज, इन्होंने बोला था कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज है ना उसको सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, ये भी आए थे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को ही स्टडी करने के लिए। इन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन किया कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज को सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या याद करना है? दंतवाला 1978 ब्लॉक लेवल प्लानिंग को स्टडी करने के लिए आई थी। हनुमंत राय कमेटी 1984 की है। बोला गया था कि सेपरेट करना है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज को। कंप्लीट हो गया पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लोकपाल लोकायुक्त। ठीक है, ये सब पब्लिक, आज का टॉपिक दूसरा है ना, पब्लिक पॉलिसी। तुम्हारा जो आइडियोलॉजी है ना उसमें एक तुम्हारा फेमिनिज्म बच गया है। मैं फेमिनिज्म का नोट बनाऊंगी तो मैं क्लास करवाऊंगी। ठीक है, अच्छा, मार्क्सिज्म भी नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? मार्क्सिज्म तो मैं बोली ना जब कार्ल मार्क्स पढ़ाऊंगी तो वहां पे कराऊंगी, अच्छा, है ना, ये बात जी। बोली थी। ठीक है, चलो आ जाओ। लोकपाल लोकायुक्त, ठीक है ना। देखो सबसे पहले है ना के एम मुंशी, ये मैं लिख दे रही हूँ, ठीक ना। लोकपाल लोकायुक्त और पब्लिक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन इंडिया इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट करप्शन को चेक करने के लिए आई थी, करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए बोला गया था कि लोकपाल लोकायुक्त होना चाहिए। ठीक है, लोकपाल जो होगा वो नेशनल लेवल सेंट्रल के लिए होगा, लोकपाल जो होगा वो सेंट्रल के लिए होगा, लोकायुक्त जो होगा वो स्टेट लेवल के लिए होगा। याद रखना, लोकपाल नेशनल के लिए, लोकायुक्त सेंट्रल स्टेट के लिए। ठीक है, बोला गया था। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कि यह आया कैसे। सबसे पहली बार अम्ब्यूट्समेंट नाम से आया था, सबसे पहली बार स्विट्जरलैंड में आया था। सबसे पहली बार कोई कंट्री है ना जहाँ पे अम्ब्यूट्समेंट का मतलब होता है पब्लिक ग्रीवेंस, पब्लिक के शिकायत को सुनना, करप्शन को चेक करना एक तरीके से। ठीक है ना, पब्लिक ग्रीवेंस के लिए आया था। पब्लिक ग्रीवेंस इसको बोलूंगा तो मैं पब्लिक रिड्रेस ग्रीवेंस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ पे आया था? स्वीडन में आया था। कब आया था? 1809 में। किस लिए आया था? इन्वेस्टिगेशन करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इंडिया में पहली बार के मुंशी जो थे ना, के मुंशी, देखो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, इन्होंने बोला था कि इंडिया में भी एम्ब्यूट्समेंट को लाओ। इन्होंने एम्ब्यूट्समेंट बोला। के मुंशी ने क्या बोला कि इंडिया में भी एम्ब्यूट्समेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी तक का नेट एम्ब्यूट्समेंट से के मुंशी से क्वेश्चन नहीं पूछी हो, लेकिन अगर तुम कोई बुक पढ़ोगी ना, मैं भी पहले नहीं जानती थी कि के मुंशी होता है, लेकिन जब मैं बुक डीपली पढ़ी
तो मुझे नॉलेज पता चला कि के मुंशी एक्चुअल में पहली बार बोलते हैं। हालांकि मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, लेकिन नहीं, जब मैं बुक अच्छे से स्टडी की, मेरा आदत है कि अगर कोई गलत बोल देता है तो मैं उसको पहले जाके चेक करती हूँ। मुझे लगा कि हाँ वो पर्सन गलत बोला, तो मैं पहले उसको बुक में चेक करती हूँ, देखती हूँ कि नहीं, मैं अपना ऐसी नहीं बोलूंगी, मैं चेक की, तो मुझे पता चला कि नहीं, पहले के मुंशी तुम्हारा है ना, वो उन्होंने ही पहले लोकपाल मतलब एम्ब्यूट्समैन वर्ड को यूज किया था कि एम्ब्यूट्समैन होना चाहिए इंडिया में। उसके बाद पहली बार कौन इंडिया में प्रपोज करता है ना, कौन इंडिया में प्रपोज करता है तुम्हारा लोकपाल लोकायुक्त का, तो वो है लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सिंह। प्रपोज बोल रहा, प्रपोजल, प्रपोजल किसने पहली बार इंडिया में रखा, क्या कौन रखा, तो अशोक कुमार सिंह। 1960s में इन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया में भी करप्शन को चेक करने के लिए एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल एम्बुड्समैन की जैसी। ठीक है, लेकिन लोकपाल लोकायुक्त वर्ड को क्वाइन किसने किया था, एल.एम. सिंघवी ने किया था। एल.एम. सिंघवी ने 1963 में लोकपाल लोकायुक्त को क्वाइन किए थे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व कराई थी कि इसमें से कौन सा कमेटी जो है जो लोकपाल लोकायुक्त के लिए रिकमेंडेशंस की है, तो देखो कौन कौन किया है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में आई थी। इन्होंने रिकमेंडेशंस किया कि एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंटर के लिए अलग और स्टेट लेवल के लिए अलग। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंडेशंस किया था लोकपाल लोकायुक्त के लिए, पढ़ो याद रखो, लोकपाल लोकायुक्त के लिए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंडेशंस किया था। इस रूम से चले जाना तो बहुत मारूंगी मैं, चाहो। ठीक है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में आई थी और इस कमीशन ने रिकमेंडेशंस किया था कि एंटी करप्शन अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंटर के लिए अलग, स्टेट लेवल के लिए अलग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसको सबसे पहली बार पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर, पार्लियामेंट में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1968 में। ठीक है, अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पहली बार लोकपाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लोकपाल बिल को पार्लियामेंट में पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 1968 में। लेकिन बिल जो है ना क्लॉप्स कर गई, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। लोकसभा जब डिसॉल्व हो गई तो उसका बिल भी डिसॉल्व ही हो जाएगा, तो बिल भी डिसॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद 2002 में देखो ये वाला यहाँ, ठीक है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ये जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डेट याद करो, ये कमेटी 2002 की है और इस कमेटी ने भी रिकमेंडेशंस किया था कि क्या होना चाहिए, लोकपाल लोकायुक्त होना चाहिए। फिर 2005 में 2005 में सेकंड एआरसी का मतलब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी रिकमेंडेशंस किया कि लोकपाल एंड लोकायुक्त होनी चाहिए। देख लो किस किस ने किया, फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंडेशन किया, उसके बाद लोकपाल में इंट्रोड्यूस किया गया 1968 में, उसके बाद तुम्हारा 2002 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने भी रिकमेंडेशन किया। फिर सेकंड एआरसी ने भी रिकमेंडेशन किया कि लोकपाल और लोकायुक्त होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, 2011 में अन्ना हजारे एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंडिया अगेंस्ट करप्शन। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट कब आया है इंडिया में, 2011 में। किसने स्टार्ट किया था, अन्ना हजारे ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये बिल पास कब हुआ, तो 2013 में ये बिल पास हो गया। पिनाकी चंद्र घोष फर्स्ट लोकपाल बने थे। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष फर्स्ट लोकपाल है, अभी मैं लिख दूंगी, रुक जाओ। ये बात याद रखना कि अन्ना हजारे ने क्या स्टार्ट किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, है ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है ये अन्ना हजारे स्टार्ट करते हैं। तो कब स्टार्ट किए थे, कब, 2011 में। ये बिल कब पास हुआ था, 2013 में ये बिल पास हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं, बोलो पहले, है ना, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखो ये वाला पेज तुम लोगों को रटना ही है, रटना, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी कि सबसे पहले स्वीडन में कब आया,
उसके बाद अशोक कुमार सिंह ने कब बोला, तो 1960s में। उसके बाद इलिंग सिंह ने कब बोला, तो 1963 में। फिर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कब बोला, है ना, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब बोला, तुम्हारा 1966 में, है ना। अब मैं तुम लोगों को कुछ और बात यहाँ बता देती हूँ इस पेज में। देखो पहला जो लोकपाल है ना, पहला जो लोकपाल है वो है तुम्हारा पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है ना। पिनाकी चंद्र घोष जो है ना वो फर्स्ट लोकपाल बने थे। फर्स्ट लोकपाल अगर तुमसे पूछे फर्स्ट लोकपाल इंडिया के कौन है, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष, ये वो एक हुआ, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले अच्छा ये कब बने थे, ये भी डेट भी जान लो कब बने थे। ये जो है ना 2019 में बने थे। फर्स्ट लोकपाल इंडिया के हैं पिनाकी चंद्र घोष। कब बने थे, तो 2019 में बने थे। कब से कब तक थे, इनका एंड कब हुआ था, तो 2022 में। सॉरी देखो मैं मुझसे मत पढ़ो। ठीक है 2019 में बने थे और 2022 में खत्म, उनका पीरियड खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद अगर तुमसे पूछे अभी कौन है, अभी कौन है, अभी का अगर पूछे प्रेजेंट का, वो देख लो, क्योंकि हो सके पूछ ले, वो नाम देख लो। फर्स्ट तो पिनाकी चंद्र घोष है। अभी का जो नाम है ना वो है तुम्हारा ए अजय, बोलो। हाँ अजीब सा टाइटल उसका, मानिक राव खानविलकर। खान ऐसे याद करना, खान विलकर, अजय मानिकर खानविलकर। तुम लोग ऐसे मत याद करना, पूरा नाम याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ए एम खान विलकर, ठीक है, बस ऐसे याद कर लेना। फर्स्ट लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। 2019 में बने और 2022 में उनका पीरियड खत्म। एम विलवर्कर जो है ये अभी के हैं, ठीक है, ये अभी के हैं। ये समझ में आ गया। अब बताओ तुम लोगों को कोई अगर मतलब कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ओके एक मिनट। चलो अब मैं इसका ये बता रही हूँ, ठीक है। लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, ओके। हाँ एक मिनट। चलो आ जाओ, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ये तो आ ही जाएगा तुम्हारा, ये तो आ ही जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और बहुत एग्जाम में आता है, जो हमेशा एग्जाम में आता है, वो आ जाओ। वो पहला वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये हम लोग लोकपाल के बारे में पढ़े, अब हम लोग थोड़ा लोकायुक्तों के बारे में भी तो समझ लें। लोकायुक्तों के कमेटी होगा, अपॉइंटमेंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। लोकपाल के अपॉइंटमेंट के लिए पहले क्या होगा, लोकपाल के अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट की जाएगी। इसके अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आई छूट गया है। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, एक सिलेक्शन कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होगा ये देखेंगे। तो लोकसभा के स्पीकर होंगे, लोकसभा के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर,
उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर नॉमिनी किया जाए मतलब उनको बोला जाए कि हाँ उनको भी रखा जाए, एक इमिनेंट पर्सन होंगे जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे सिलेक्शन कमेटी में। लोकपाल को अपॉइंटमेंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं, जिसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, जहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें मेंबर कितने होते हैं? लोकपाल में मेंबर कितने होते हैं? टोटल 8 मेंबर और एक चेयरमैन होते हैं। याद रखना, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? आ जाओ, 8 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होते हैं। 8 मेंबर को ना 2 पार्ट में बांटा जाता है, 50%। 50% दिया जाता है तुमको, 50%, 50%, इस तरह से बांटा जाता है 8 मेंबर को। 50% में जुडिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है। 50% में जो जुडिशरी से बिलोंग करेंगे वो मेंबर होंगे, और 50% में जो एसटी होंगे, एससी होंगे, ठीक है, एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, माइनॉरिटीज होंगे, वीमेन होंगे, वो 50% में होंगे, ठीक है। अब चेयरपर्सन एग्जाम में पीवाई की क्वेश्चन है और हम पढ़ाते भी है सिर्फ एग्जाम में। चेयरपर्सन कौन हो सकता है? लोकपाल का चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं? जैसे अभी पिनाकी चंद्र घोष कौन चेयरपर्सन बने थे, तो कौन हो सकते हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है? लोकपाल का चेयरपर्सन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? या तो आप फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या तो आप फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, या आप इमिनेंट पर्सन हो, ठीक है ना। लेकिन इमिनेंट पर्सन किसको बोलते हैं? मान लो कि कोई तुम्हारा मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है ना, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, तो उसको 25 ईयर अपने अपने जॉब में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो कोई ब्यूरोक्रेट ऑफिसर है, ठीक है, तो उसको अपने फील्ड में 25 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसको अपने फील्ड में 25 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो एक एमिनेंट पर्सन कहलाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि चेयरपर्सन एक होगा और 8 मेंबर होगा। 8 मेंबर को 2 पार्ट में बांट देंगे, जिसमें जुडिशियल मेंबर होंगे, ठीक है, और इधर जो होंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, विमेन, ये सब होंगे, ठीक है। चेयरपर्सन के बारे में इन्होंने क्या बोला? चेयरपर्सन के बारे में बोला कि या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो फॉर्मर जज ऑफ, या तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, या एक एमिनेंट पर्सन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे था, हैज या हैड, ठीक है, मतलब या वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या वो फॉर्मर है, ठीक है ना। तुम किसी भी बुक में पढ़ोगी तो ऐसे ही दिया हुआ है कि फॉर्मर है, फॉर्मर है, फॉर्मर है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हैड पूछा था, मतलब फॉर्मर या हैज, या जो अभी है वो बन नहीं सकता, फॉर्मर ही बनेगा। पिनाकी चंद्र घोष फॉर्मर रह चुके थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पिनाकी चंद्र घोष जो बने थे ना फर्स्ट तुम्हारा लोकपाल, वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे, तब वो लोकपाल के चेयरमैन बने थे, है ना। लोकपाल का चेयरमैन बनने के लिए या तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो, या तो आप इमिनेंट पर्सन हो, अपने फील्ड में 25 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया लोकपाल कंप्लीट, ठीक है। लोकपाल कंप्लीट हो गया। मैं लोकपाल से कुछ क्वेश्चन पूछ रही, जल्दी जल्दी तुम लोग बता देना, ठीक है। मुझे ये बताओ कि फर्स्ट लोकपाल कौन है? फर्स्ट लोकपाल का नाम बताओ। पिनाकी चंद्र घोष। प्रेजेंट वाला का नाम बताओ। एम खानविलकर। खान है, खान विलकर, बिल्कुल सही बताइए। एंटी अगेंस्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? एंटी अगेंस्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? एंटी अगेंस्ट अन्ना हजारी। कब स्टार्ट किया था? डेट बताओ। 2011 में स्टार्ट किया था, ओके। पहली बार लोकपाल को पहली बार पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया? फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1968।
बिल्कुल 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सबसे पहली बार उसे क्वाइन किसने किया था? लोकपाल लोकायुक्त को क्वाइन किसने किया था? एलएम सिंह भाई को अच्छा, प्रपोज किसने किया था? प्रपोजल किसने पेश किया था? एलएम सिंह नहीं, क्वाइन तो एनएम सिंह हुई है, प्रपोजल अशोक कुमार सिंह हो गया। अच्छे, अब मुझे बताना किस किस ने रिकमेंडेशंस किया था? फर्स्ट एआरसी नौ से में आ रही क्या? फर्स्ट एआरसी ने किया था। उसके बाद किसने किया था बताओ? उसके बाद नेशनल रिव्यू वर्किंग कमीशन, उसके बाद तुम्हारा सेकंड एआरसी अन्ना हजारे मूवमेंट, उन्होंने तो लड़ाई किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, ये सब हुआ था। उसके बाद ये हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अब मुझे बताना कि टोटल मेंबर कितने होते हैं और चेयरपर्सन कितने होते हैं? एक चेयरपर्सन होते हैं, टोटल 8 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन कौन कौन हो सकता है? चेयरपर्सन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट। नहीं नहीं, हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में इनसे नहीं आरसी। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या एमिनेंट पर्सन, ठीक है। या तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट के जज फॉर्मर, या इमिनेंट पर्सन, ठीक है। समझ में आ गया? मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। अब आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तुम लोगों के लिए नया नहीं है, पढ़ा हुआ, मैं क्वेश्चंस के थ्रू बहुत बार करवाई हूँ, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 8 जुलाई 2019 में। अगर पूछा गया कब इंट्रोड्यूस किया गया है, ये एग्जाम में आया नहीं है, तो 8 जुलाई 2019 किसने इंट्रोड्यूस किया गया, ये इंपोर्टेंट है, रामविलास पासवान ने, ठीक है। लोकसभा में बिल कब पास हुआ था? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 8 जुलाई 2019 में। लोकसभा में पास कब हुआ? तो 30 जुलाई 2019, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में कब पास हुआ? तो 6 अगस्त 2019, ठीक है। अब एक यहाँ पे और बात सुनना कि अगर तुमसे पूछे कि पार्लियामेंट में कब पास हुआ, तो जब लास्ट वाला जो रहेगा ना, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में पास हुआ, तो लास्ट वाला डेट बोलूंगी मैं पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में तो तुम्हारा लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा, ठीक है ना। लेकिन तुमसे पूछा कि पार्लियामेंट कब पास किया, तो यहाँ लोकसभा में इंट्रोड्यूस, लास्ट जो होगा जहां पे पास होगा, कंप्लीट कब हुआ तुम्हारा, जब राज्यसभा में पास हुआ तब, है ना। तो राज्यसभा वाला डेट याद रखना 6 अगस्त। अगर पार्लियामेंट पूछ ले कि पार्लियामेंट ने कब पास किया तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मैं नहीं लिखी हूँ 1986 वाला के बारे में, यहाँ पे मैं तो लिखी थी, कहाँ चला गया, दूसरे पेज में होगा मेरे ख्याल से, दूसरे पेज में होगा। ये ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इससे पहले था 1986 वाला, ठीक है। सबसे पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है, फिर 2019 में आया है, ठीक है। तो 2019 में इसको रामविलास पासवान ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। 30 जुलाई 2019 में लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने 6 अगस्त 2019 में, यानी पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। प्रेसिडेंट ने इसको अपना असेंट कब दिया? तो 9 अगस्त 2019, ठीक है। अब मेरे बात सुनो, जब 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया ना, जब 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो इन्होंने क्या किया, एक अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को चला सके, ठीक है। पहले जो 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था ना, उस टाइम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कोई ये नहीं था, कोई अथॉरिटी वगैरह बोल के नहीं था, कोई चलाने वाला नहीं था। लेकिन जब 2019 में आया ना तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लाया, CCPA को लाया, प्रीवियस क्वेश्चन ही है ना। क्यों? एक न्यू रेगुलेटर इस्टैब्लिश टू प्रमोट प्रोटेक्टर इन्फोर्समेंट कंज्यूमर राइट। ये कंज्यूमर राइट को इन्फोर्स करेगा कि क्या, लोगों को बताएगा कि आपका राइट क्या है,
उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको प्रमोट करेगा, उनको रेगुलेट करेगा, ये बताएगा लोगों को। कोई लोगों को तो बताने वाला भी होना चाहिए ना कि क्या करने से आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर में जा सकते हैं, आप क्या आपका राइट्स है क्या नहीं है, ये सब तो बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ये अच्छा, आप कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को क्या क्या राइट दिया गया, तो 6 तरह का राइट दिया गया। राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी आपके हाथ में है। राइट टू इन्फॉर्म, हर चीज के बारे में आप इन्फॉर्म लीजिए। राइट टू चूज, चूज करने का राइट है आपको, आपको जो भी चीज लेना आप चूज कीजिए पहले, आपको कोई दुकानदार जबरदस्ती नहीं दिला सकता है। राइट टू हेयर, सुनने की राइट है आपको। राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल का मतलब ग्रीवेंस, मतलब तुम जाके किसी के बारे में शिकायत कर सकती हो, बोल सकती हो जाके। राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, तुमको कंज्यूमर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। राइट टू एडुकेशन होना चाहिए, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, कंज्यूमर के बारे में तुमको नॉलेज होना चाहिए। ये कौन बताएगा ये सब चीज कि ये तुमको 6 तरह का राइट दिया गया है। पब्लिक को बोला जाएगा कि जो कंज्यूमर है ना, उनको बोला जाएगा कि भाई सुनो, आपको 6 तरह का राइट दिया गया है। सेफ्टी, इन्फॉर्म, चूज, हेयर रिड्रेसल और कंज्यूमर एडुकेशन, ठीक है। तो ये कौन बताता है, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बताता है। और ये कब आया, ये 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। 2019 में और क्या क्या आया, ई कॉमर्स रेगुलेशन हो गया। ई कॉमर्स रेगुलेशन कैसे, पहले जब 1986 में ऑनलाइन कोई शॉपिंग करता था, कोई भी नहीं करता था, लेकिन 2019 वक्त दुनिया बहुत चेंज हो गया। जैसे अमेजॉन, हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। जैसे अमेजॉन में शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे कर लेते हैं, मिंत्रा पे कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसा है। तो ई कॉमर्स रेगुलेशन भी आ गया, तब तो तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया और ई कॉमर्स को भी ऐड किया गया कि अगर ऑनलाइन भी आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो उसका भी है ना, उसका, उसके लिए भी आप अप्लाई कर, उसके लिए भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जा सकते हैं, है ना। प्रोटेक्टेड ऑफ लायबिलिटी, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है ना, कंज्यूमर कैन फाइल कैन ए क्लेम। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे बर्बादी हुआ है ना, उससे नुकसान हुआ, बहुत ही नुकसान हुआ, तो कंज्यूमर उसको फाइल कर सकता है। मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग सामान, कोई सर्विस प्रोवाइडर, कोई सेलर, है ना, इस तरह कोई लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी का मतलब नुकसान, तुमको बहुत बड़ा किसी प्रोडक्ट से तुमको नुकसान हुआ है ना, किसी भी प्रोडक्ट से तुमको बहुत ही नुकसान हुआ है, तुम जा सकती हो, है ना, जा सकती हो। बोले लायबिलिटी में क्या इंक्लूड है, अगर तुमसे उसकी वजह से हार्म हुआ है, तुमको डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, पुअर सर्विस था, तो ये लायबिलिटी के अंदर आएगा। प्रोडक्टेड लायबिलिटी के अगेंस्ट भी तुम प्रोडक्ट लायबिलिटी के अगेंस्ट भी तुम कंज्यूमर फाइल कर सकती हो। तो बोला कि लायबिलिटी में किसको किसको रखा गया है, तो हार्म, कोई प्रोडक्ट से तुमको हार्म हुआ हो, कोई प्रोडक्ट में डिफेक्टिव हो या पुअर सर्विस हो, तो वो भी तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकती हो, ठीक ना। अब एक बार, अब फिर तुम और कौन कौन से बात में जा सकती हो, मिसलीडिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और इंडोर्समेंट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है, जैसे तुम ऐड देखी होगी, फेयर लवली क्रीम लगाओ गोरा हो जाओगी। ऐसा अगर कोई क्रीम बोलता है और तुम लगाई और तुम गोरा नहीं हो, तो तुम जाके उसके अगेंस्ट भी केस कर सकती हो कि भाई देखो, इन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट में ऐड में इन्होंने दिया कि गोरा हो जाओगी, लेकिन मैंने लगाया तो इन्होंने मुझे मिसलीड किया, ठीक है। तो फिर इन्होंने बोला कि जब ये सब हो जाएगा ना, बैन हो गया है ना, इसीलिए फेयर एंड लवली बैन हो करके हाँ, हाँ, ग्लो एंड लवली बना है। जैसे नहीं बोलना, ये नहीं बोलना है कि तुम गोरा हो जाओगी, एकदम नहीं बोलना हो। अगर कोई क्लेम कर दिया तो तुमको पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि जब इतने सारे गेस्ट आए हुए ना, इस वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मान लिया कि कोई कंज्यूमर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने किसी शॉप के अगेंस्ट क्या किया, क्लेम किया, ठीक है, क्लेम किया। तो इस क्लेम को हटाने के लिए सबसे पहले एक मीडिएशन होगा, मीडिएशन फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। लड़ाई को खत्म करने के लिए एक मीडिएशन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, क्या मीडिएशन होता है कि नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, बिल्कुल मीडिएशन होता है, ठीक है। मीडिएशन होता है किसको हटाने के लिए, पहले बोलता है कि आप लोग एक मीडिएशन के थ्रू ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। जब नहीं सॉल्व होता है उसके बाद तुम्हारा वो लोग एक्टिविटी करता है। तो पहले मैं यहाँ पे एक बार तुम लोगों को समझा दे रही हूँ। देखो, सबसे पहली बार 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया था, ठीक है। उसके बाद 2019 में तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक ना, आया, यानी
6 अगस्त को पार्लियामेंट ने इसको पास किया। 6 अगस्त 2019 में पार्लियामेंट ने पास किया किसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, ठीक है। उसके बाद 2020 में ये इन्फोर्स में आई है, 2020 में इन्फोर्स में आ गई, ठीक है। इसमें ये इतना अच्छी समझ में आ गया ना, बाकी तो तुम लोगों को समझा हुआ है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वो कंप्लीट हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कंप्लीट। अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बहुत बार पढ़ाई हूँ प्रीवियस। नशरा मत करना बदमाशी, हम क्लास भी नहीं कराएंगे, चले जाएंगे। देखो मैं बोल रही हूँ ना कि इससे पहले पूरा फ्लो खत्म हो जाता पढ़ाने से। अब बोल रहा है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़नी है, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए भी कुछ कुछ एक्ट आया। पहला जो एक्ट आया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 88, बहुत एक्ट आया है लेकिन एग्जाम है उतना मैं पढ़ाऊंगी नहीं, माइंड ये हो जाएगा। पहला करप्शन रोकने के लिए जो एक्ट आया था, मतलब ये और भी आया, इससे पहले भी आया लेकिन हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक ना, 1988 से। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो आया है वो 1988 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया था। ये क्या था, ये आया था अंडर द एक्ट सीबीसी, ठीक है। सीबीसी ओवरसीज करप्शन इन्वेस्टिगेशन, ये सीबीसी के अंदर काम करता था, ठीक है। सीबीसी के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन करेगा करप्शन को, ठीक है ना। इसके अंदर सीबीओ यानी सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर आएंगे, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई आएंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में सीबीआई आएंगे, सीवीओ आएंगे। तुमको सिर्फ यहाँ पे याद करना है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कब आया, 1988 में। उसके बाद सीबीसी हम लोग और अभी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे पढ़ लो। उसके बाद सीबीसी भी आया था तुम्हारे करप्शन को रोकने के लिए ही। सीबीसी जो आया था ना 1964 में आया था और 2003 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना था। फिर लोकपाल लोकायुक्त भी क्या है, तुम्हारा करप्शन बॉडी, करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी। लोकपाल लोकायुक्त में तुम किसको करप्शन को चेक कर सकती हो, जो ए ग्रेड ऑफिसर होता है, जो बी ग्रेड, जो सी ग्रेड, जो डी ग्रेड ऑफिसर होता है, उनका मैं इंक्वायरी कर सकता हूँ कि इन्होंने कहीं अगर कोई कंप्लेन करे कि ये ए ग्रेड ऑफिसर ने कुछ घपला किया है, कुछ करप्शन किया है, तो चेक कौन करेगा, लोकपाल। अगर सेंटर का है तो लोकपाल, अगर स्टेट का है तो लोकायुक्त, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। वेस्टर ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द वेस्टर ब्लोअर्स। वेस्टर ब्लोअर एक्ट जो है ना, यहाँ पे वेस्टर ब्लोअर में बता रही हूँ, मान लो ये पर्सन है, ठीक है। ये सीबीसी एक तुम्हारा ये है, अभी मैं पढ़ाऊंगी, सीबीसी विजिलेंस कमेटी है, ठीक है ना। सीबीसी के अंदर ये पर्सन आके बताएगा कि ये एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर ये काम कर रहा और बता रहा है कि ऑफिस में क्या क्या करप्शन हो रहा है, ठीक है। ये करप्शन देख रहा कि ऑफिस में हो रहा है, ये देख रहा कि ऑफिस में करप्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये जाके बताएगा सीबीसी को, ठीक है। तो जो पर्सन बता रहा है ना, उसका नाम है विस्टर ब्लोअर, ठीक है। तो अब ये बोला गया कि सुनो ना, जब ये ऑफिस का जो मेन अंदर का बात है, जो करप्शन वाला बात जो है ना, वेस्टर ब्लोअर किसको बता रहा, जाके तुम्हारा सीबीसी को बता दे रहा। और सीबीसी आया क्यों था, करप्शन को ही चेक करने के लिए आया था। तो इनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन लेके कि लोग तो इसको मार देंगे क्योंकि ये तो अंदर का बात बता रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनको उनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए वेस्टर ब्लोअर एक्ट 2014 में आया था। तो वेस्टर ब्लोअर कौन है, जो देखो अंडर एक पर्सन कैन मेक ए पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऑन करप्शन बिफोर सीबीसी। एक पर्सन जो ऑफिस में रहता है, ठीक है, ऑफिस में रहकर जो भी करप्शन हो रहा उस करप्शन के बारे में सीबीसी या कोई भी ऐसा बॉडी है जो करप्शन को चेक कर रही, उसको जाके बता रही है कि वो ऑफिस में करप्शन हो रहा है, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं विस्टर ब्लोअर। अब इनका तो जान को खतरा है, तो इनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए विस्टर ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 आया गया। विस्टर ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 कब ये क्या है, ये कौन है, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी पब्लिक ऑफिस में अगर करप्शन हो रहा है, या तो ये सीबीसी को बताएगा, जहां भी करप्शन चेक हो रहा ना उस बॉडी को जाके बताएगा। देखिए सीबीसी क्यों आई थी, सीबीसी आई थी करप्शन को चेक करने के लिए, तो
तो ये सीबीसी को बताएगा कि सर देखिए वो वाला ऑफिस में ना यहाँ यहाँ करप्शन हो रहा है, विजिटर ब्लोअर बताएगा। तो विजिटर ब्लोअर का जान को खतरा हो जाएगा, तो उनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए विजिटर ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सीबीसी 1964 में आया था, 2003 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। लोकपाल लोक एक्ट 2013, विजिटर ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सीबीसी। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एग्जाम में आता है, इसका काम क्या है? करप्शन को चेक करना, करप्शन को रोकने के लिए आई थी। सीबीसी को स्टैब्लिश करने के लिए किसने रिकमेंडेशन किया था? तो एक कमेटी थी, शांताराम कमेटी। ठीक है, एक कमेटी थी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तो जरूर जो यहाँ पे ये जो कमेटी है ना, ये 1962 से 1964 में आई थी। ठीक है, शांताराम कमेटी 1962 से 1964 में आई थी। ठीक है ना, इस कमेटी के चेयरमैन थे श्री के शांतनम। ठीक ना, शांतनम कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि सीबीसी को स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, देखो CBC was set up through the resolution of Government of India on the recommendations of the Committee on Prevention of Corruption formed under the chairman of the Sri K. Santaram 1964। 1964 में शांतानाम कमेटी जिसके चेयरमैन शांतानाम ही थे, उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि करप्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए एक सीबीसी को स्टैब्लिश करना चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो स्टैब्लिश कर दिया गया 1964 में। ओके, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया? तो 2003 में सीबीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। ठीक है, बोले कि द टर्म ऑफ द ऑफिस जो चेयरपर्सन द मेंबर द 4 ईयर तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। एज क्या है तुम्हारा सीबीसी बनने का? तुम्हारा एज है तुम्हारा सीबीसी बनने का 65 ईयर। ठीक है ना, एज क्या है? 65 ईयर। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया सीबीसी, करप्शन बॉडी खत्म। अब एक आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको 25 जून 2015 में स्टार्ट किया गया था। कौन सा मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया, ये याद करना बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। कब आया था? 2015 में। कौन सा मिनिस्ट्री था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब तुमको इसका पर्पस ही समझ में आ गया होगा। इसका पर्पस क्या था? इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग। देख लो, हाउसिंग यानी घर बना के देना है। किसको? अर्बन पुअर फैमिलीज को। अर्बन पुअर फैमिलीज देख लो, यानी शहर, गांव नहीं है, रूरल नहीं है, शहर की जो गरीब फैमिलीज है ना, उसको हम लोग हाउसिंग बना के देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में बोला गया था। और हर इलिजिबल है, हर अर्बन इलिजिबल है इसके लिए। हर शहरी जो है ना, जो भी शहर में रहता है वो एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, मिशन क्या था? मिशन था कि हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग जो होगा वो सबों के लिए है। हाउसिंग जो है, घर जो है, सबों के लिए होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो, पहले ही क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉल्व करो। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन क्यों आया था? पर्पस क्या था? आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में रख रही हूँ, उसके बाद बोलने दो और सबको। रूरल कैसे हो जाएगा? ओ नहीं नहीं, ठीक, एक चीज देखो, रूरल हट जाएगा, अर्बन है ना, अर्बन है ना। तो जब हम अर्बन वाला बताएं, अर्बन क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो जब रूरल हटेगा तो तुम्हारा ये हटा और ऑफ द एबव हटा, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है,
आंसर सी हो गया। अच्छा ये बनाओ, ये तो मैं अभी पढ़ाई हूँ, बताओ। नहीं नहीं ये मत करो, इस अच्छा करो करो करो, मत करो, अभी पूरा नहीं कराई हूँ, ये वाला करो। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं बता रही हूँ कौन सा करो। ये करो, सुबह में पढ़ाई हूँ ये वाला। Which organization provide reviews communication system effective support for e-governance India? इंडिया में ई गवर्नेंस आने के लिए किसने सपोर्ट किया, जल्दी बताओ, सुबह में पढ़ाई हूँ मैं, डेट भी बताना। 4 नंबर। 4 नंबर, ई गवर्नेंस आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल। ये बताओ गुड गवर्नेंस का फीचर क्या होगा इसमें, नहीं 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 सॉरी, आंसर देखो, बैरियर टू द गुड गवर्नेंस, गुड नेगेटिव बोल रहा, गुड गवर्नेंस में बैरियर क्या क्या है, बैरियर क्या क्या है। अंजलि क्लास नहीं ना की हो, गुड गवर्नेंस का मैं वीडियो डाल दी हूँ, तुम देख कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। गुड गवर्नेंस का बैरियर क्या क्या है, अरे मैं आंसर बता दी हूँ यार, वही तो बोल रहे, आप आंसर दे दिए। सॉरी सॉरी, देखो क्वेश्चन